चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अब नाम ही एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के लिए ही है। आप लोग बता सकते हैं कि ईपीएफ किस कर्मचारी का कटता है, ऐसा क्या रूल है? किसी को पता है? हाँ सर, बताइए। सितंबर 2014 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था हम्म, उनका कटता है, उसके बाद नहीं कटता। नहीं, हम पूछ रहे हैं सैलरी लिमिट भी है क्या किसी का कि हाँ, इतना? 15,000 है सर। 15,000 सर। 15,000 मैक्सिमम सीलिंग है। 15,000 से मिनिमम 15,000 से कम वाला जिसका सैलरी उसका कटता है कि 15,000 से अधिक वाला है उसका कटता है? अधिक वाले का कम वाले का कटता है सर कम वाले का कटेगा। कम वाले का सर। तब तो आप लोग का नहीं कटता होगा। नहीं, 15,000 मैक्सिमम सीलिंग है सर। मैक्सिमम सीलिंग 15,000 रखा है उसका। अच्छा, अगर ज्यादा भी होगा तो 15,000 तक ही वो कट होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि हर एम्प्लॉय का पीएफ कटेगा। नहीं सर, यस सर, उसमें भी यस एक सर। कंडीशन है। सितंबर 2014 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग है उसका पीएफ हाँ, नहीं कटता उसका। सितंबर 2014 के बाद जिसका ज्वाइनिंग है उसका हम्म, पीएफ नहीं कटता है, लेकिन उसके पहले जी का जो ज्वाइनिंग है उसका तो कटेगा। हाँ, यस सर। कटेगा सर। वो 15,000 सीलिंग पे कटता है, मैक्सिमम सीलिंग पे। चलिए, अब वही सब कुछ समझना है, एक्ट भी देखना है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ चीज आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, जो आप लोग से रिलेटेड ही है। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक सिक्योरिटी बेनिफिट है, पेबल करता है एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया। सिर्फ इंडिया के एम्प्लॉय के लिए ही ये अप्लीकेबल है। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज अप्लीकेबल इन पैन इंडिया। पूरे भारत में अप्लीकेबल है। ठीक है। और ये कब कौन से एक्ट के थ्रू आया था? 1954 के थ्रू आया था, 52 के थ्रू आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसको सीबीटी कहते हैं। यानी जो ये आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो मैनेजमेंट है, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाते हैं, लोग अभी आ ही रहे हैं। 2 मिनट बस रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक। चलिए, द बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसका जो मैनेजमेंट जो होता है वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। उसको कौन बनाता है? तो इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से रखिए, क्योंकि हम एमसीक्यू जो बनाए हैं उसमें घुमा घुमा के पूछेंगे आपसे। ठीक है, इसका एमसीक्यू बना भी लिए। तो सीधा फंडा है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब उसको इस्टेब्लिश कौन किया? तो उसको किया इस्टेब्लिश आपका उसका इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें भी सिर्फ अकेले वो नहीं है, उसमें भी मेंबर बना दिया है। किसका किसका? एक तो गवर्नमेंट का होगा ही, एम्प्लॉयर का भी होगा, एम्प्लॉय का भी होगा, तीन पार्टी हो गया। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईपीएफओ बोलते हैं। ठीक है, अब ईपीएफओ का क्या काम है? अब आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज तो करता है उसका ट्रस्टी, और वो जो ट्रस्टी को इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ईपीएफओ का क्या काम है? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो असिस्ट करता है किसका? बोर्ड का जो भी एक्टिविटी है उसको असिस्ट करता है। ठीक है, तीनों बात समझ लीजिए। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उसका ट्रस्टी। ट्रस्टी को एस्टेब्लिश करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ईपीएफओ जो है उसका एक्टिविटी को, आपका बोर्ड का एक्टिविटी को वो मैनेज असिस्ट करता है। ठीक है, ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ईपीएफ है ये वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, ये आपको सिक्योर फ्यूचर देता है। ठीक है, एम्प्लॉय को सिक्योर फ्यूचर देता है।
It is a security benefit available to the employee post retirement or when they leave the service. सर्विस के छोड़ने या सर्विस कंप्लीट होने पे रिटायरमेंट के टाइम में आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, क्या बेनिफिट मिलता है वो भी देखते हैं। इन केस ऑफ डिजीज एम्प्लॉय, अगर आपके मर जाने के बाद, मतलब आपके नहीं, मतलब कोई भी एम्प्लॉय के मर जाने के बाद, देयर डिपेंडेंट विल बी एंटाइटल द बेनिफिट, उनका जो डिपेंडेबल होंगे, नॉमिनी होंगे, उनको मिलेगा बेनिफिट। अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसको ईपीएफ स्कीम बोलते हैं, बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय हैव टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन। आगे बताएंगे 12% का कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो हैव टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फंड, दोनों करते हैं, सिर्फ आपका पैसा नहीं कटेगा आपके। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमको ये बताइए, आपके केस में, आप जहां वर्क कर रहे हैं, आपके केस में आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर कौन होगा? एफसीआई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कोई पूछा जा सकता है कि आप तो एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर कौन होगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 12% आपका भी कट रहा है, 12% उनका भी कट रहा है। चलिए, उसके बाद है इंटरेस्ट अर्न ऑन द अकाउंट इज क्रेडिट टू द मेंबर्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट। आपका जो पीएफ अकाउंट है वहां पे आ जाता है, इज अवेलेबल टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम में और एग्जिट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब आप वहां से एग्जिट भी होते निकलते भी हैं, उस केस में भी आपके पीएफ अकाउंट में जो भी आपका पैसा है इंटरेस्ट के साथ आ जाता है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट का। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेबिलिटी है, ये एक्ट है जो अप्लाई होता है एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच is a factory which is engaged in industry specify in the schedule 1 में जो है to the act and in which 20 or more worker are employed। यानी कि ये एक्ट सब जगह लगेगा जहां पे फैक्ट्री है, जहाँ पे इंगेज इंडस्ट्री में जो इंगेज है, या शेड्यूल 1 में सब लोग जो लोग आएंगे उन सब पे लगेगा, और जहां पे 20 और 20 से अधिक वर्कर हैं वहां पे भी ये लागू होगा। ठीक है, वहीं पे लागू होगा, 20 और 20 से अधिक, कम से कम ये लिमिट रखा गया कि वर्कर होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी केस है कि अगर कहीं पे 20 वर्कर है, मान ले पहले कभी 21 वर्कर थे, वहां पे तो लग गया आपका ईपीएफ, लेकिन अगर वहां पे बाद में 18 हो जाते हैं तो क्या ये खत्म हो जाएगा एक्ट? बिल्कुल नहीं, एक बार लग जाने के बाद ये एक्ट आपका लगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, कहां अप्लाई नहीं होगा वो देखते हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, जिसमें 50 से कम लोग काम करते हैं विदाउट एड ऑफ पावर का। ए न्यूली सेटअप स्टेब्लिश, कोई नया एस्टेब्लिशमेंट, नया फैक्ट्री है, वो कम से कम 5 साल का से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ए न्यूली सेटअप स्टेब्लिशमेंट इन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर वहां नहीं लगेगा, 5 साल बाद ही लग सकता है। और एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैविंग एन ऑन स्कीम ऑफ प्रोविडेंट फंड, अगर उनका कोई अपना प्रोविडेंट फंड स्कीम है तो उन पे भी लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो 12% दे ही रहे हैं, फिर से यहाँ लगाएंगे तो फिर उनको और 12% देना होगा। एम्प्लॉय भी 12% वहां दे रहा है, फिर 12% देगा तो बचेगा क्या? हमारे केस में सर यही विडंबना है, जिन्होंने 14 से पहले ज्वाइन किया है वो दोनों जगह हो रहा है। कोई बात सर नहीं, उससे पहले बताए 20 मिनिमम है, उसमें भी 50 आ रहा है सर। हाँ, तो वो कोऑपरेटिव के लिए है। कोऑपरेटिव में ये लागू नहीं होता है जहाँ पे 50 से कम लोग हैं, और नॉर्मल केस में 20 से अधिक में लगेगा, और कोऑपरेटिव में 50 से अधिक में लगेगा। दोनों में ये डिफरेंस। सर हाँ बोलिए। सर सर कोई मान मान लीजिए जिनके स्टार्टअप है, कोई नया यही मैंने खोला कंपनी सर, ये प्राइवेट कंपनी, तो 5 ईयर तक वो पीएफ नहीं जमा करेगा सर? वो नहीं, 5 ईयर तक वो एक्ट लागू ही नहीं उस पे होगा, 6ठा साल से लागू होगा, चाहे 1000 वर्कर हो या 25,000 वर्कर हो, रूल तो यही बोलता है। उसी को तो फायदा है सर फिर तो 5 ईयर तक। हाँ, फायदा तो है, लेकिन जो रूल है सो रूल है।
द फॉलोइंग 3 स्कीम। अब देखिए ईपीएफ स्कीम में टोटल 3 स्कीम है, ठीक है। एक स्कीम में 12% आपका लगेगा, बाकी दोनों स्कीम में ऑलरेडी आप घुस जाएंगे, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। बार फिर से सुन लीजिएगा, 3 स्कीम है, 3 स्कीम में बस एक स्कीम में आपका पैसा घुसेगा, बाकी दोनों स्कीम में ऑलरेडी आप लोग इंगेज हो जाएंगे बिना कोई पैसा दिए हुए। तीनों स्कीम क्या है? तो तीनों स्कीम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, इसमें आपको आगे बताएंगे बारे बारी से। द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, और उसके बाद एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। ये 3 आपका टोटल स्कीम चलता है, ठीक है, जिसको फेम किया गया है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब बात करते हैं एम्प्लॉय कवर्ड अंडर दिस स्कीम। पर्सन हु इज एम्प्लॉय फॉर वेज, यानी उसको पैसा मिल रहा है तो, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ वर्क मैनुअल या अदरवाइज, कोई भी पर्सन जिनको अगर वेज मिल रहा है वो इस स्कीम में आएंगे। अगर वो मैनुअल भी काम कर रहे हैं, हाथ का भी मशीन चला रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन चला रहे हैं, फिर भी आएंगे इसमें। इन और इन कनेक्शन विथ द वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड हु गेट्स द वेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली उसको तनख्वाह ना मिले, इनडायरेक्टली रूप से तनख्वाह मिले, फिर भी आएंगे इस एक्ट में। ए पर्सन एम्प्लॉय बाय द ए पर्सन एम्प्लॉय बाय द a person employed by the by or through the contractor or in connection with worker of the establishment, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी है फिर भी इसमें आएंगे। पर्सन एंगेज एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी जिसको बोलते हैं, नॉट बीइंग एन अप्रेंटिस। अब कह रहा है कि पर्सन वो भी आएंगे जो अप्रेंटिस में आए हैं, लेकिन रूल क्या है, अगर वो अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू आ रहे हैं तो नहीं लागू होगा उनपे, अगर वो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आ रहे वो भी नहीं लागू होगा। तो अप्रेंटिस पे भी लागू होगा, लेकिन ये दोनों में नहीं उनको होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड क्या है? एन एम्प्लॉय हु पे इज मोर देन 15,000 पर मंथ इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड। लेकिन उसमें भी एक केस लगा दिया गया, उसको परमिशन लेना पड़ेगा, अगर उससे अधिक भी है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, ठीक है। However, in such a case, provident fund contribute will be as per 15 15,000 से ऊपर होगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी, ठीक है। As employee is to be member of the provident fund attending the age of 60, 60 साल तक वो एज होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म। अब आते हैं जो तीनों स्कीम है उसके बारे में देखते हैं। पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये मेन स्कीम है इस एक्ट में। इसमें क्या होता है, बोथ द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और पे कंट्रीब्यूशन बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का इनटू कंट्रीब्यूशन चला जाता है एपीएफ अकाउंट में। आप उसको चलान के थ्रू जा सकते हैं या बैंक के थ्रू आप उसको पेड कर सकते हैं, और जो इसका लमसम अमाउंट है वो उनके रिटायरमेंट के बाद इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करना होगा जो भी इस स्कीम में आएंगे। तो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है आपका 12% है बेसिक वेज का, ठीक है, डीए प्लस आरए, ये दोनों याद रखिएगा। 12%, ठीक है, बेसिक वेज डीए प्लस आरए, और 12% आपका भी और 12% एफसीआई का भी, या एफसीआई के केस में एफसीआई, ठीक है। एन एम्प्लॉय कैन वॉलंटरी पे मोर कंट्रीब्यूशन एबव द स्टैट्यूटरी रेट। अगर आप चाहते हैं, आपका सैलरी थोड़ा ज्यादा है, 1 लाख रुपया है, चाहते हैं नहीं सर हमसे आप 20% ले लो, हमको बाद में रिटायरमेंट के समय थोड़ा सा आराम का जिंदगी ज्यादा चाहिए, तो आप 18% कटवा रहे हैं, अपना ऑप्शन मिलता है आपको। लेकिन 18% आप कटा रहे हैं तो क्या एफसीआई भी 18% दे देगा? नहीं, वो फिक्स है, वो 12% देगा। आप 18 कटवाइए, 20 कटाइए, 22 कटाइए, एफसीआई देगा आपको 12% फिक्स। आप जितना कटाना अपना एंड से कटवा लीजिए, ठीक है।
बाकी तो 50 साल बाद वो पूरा पूरा काटेगा। However, employee does not have to match the voluntary, उसका FCI का जरूरत नहीं है कि आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे मैच करें, कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय वो भी देखते हैं। Following are the excluded employee from the Employee Provident Fund Scheme 1992. An employee who has withdrawn the full amount of his accumulation of the fund, an employee who pay exceed the prescribed amount of 15,000, ठीक है, ये उसके लिए लागू होता है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, पेंशन वाला समझिएगा, ये इससे क्वेश्चन आया था। अब ये जो पेंशन स्कीम है इसको ध्यान से समझिएगा, ये स्कीम अप्लीकेबल उस सभी सब्सक्राइबर पे होगा जो प्रोविडेंट फंड स्कीम लिए हैं, ऑटोमेटिक ये उनको मिल जाएगा, आप ले चाहे नहीं। अगर पीएफ अकाउंट आप लिए हैं तो आपको वो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा मान के चलिए एक के साथ दो फ्री का फंडा चलता है। अब इसमें क्या है, सिंपल फंडा में समझ लीजिए, सिंपल भाषा में 12% जो आप दे रहे थे पीएफ में, 12% आपका जो कट रहा था उसमें 8.33% is diverted to the fund of pension scheme। 8.33 ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा किसमें, एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम में। बाकी जो बैलेंस आपका 3.67% है ये क्रेडिट हो जाएगा एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। समझ में आ गया, 12% में 8.33 डाइवर्ट हो जाएगा पेंशन स्कीम में और 3.67 आपके पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन। इस केस में इस पेंशन स्कीम में एफसीआई को कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है, वो 12% आपका ही से कट के जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस स्कीम विल गेट पेंशन ऑन सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। जब रिटायरमेंट कर लेते हैं तो उसको पेंशन के रूप में आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, किसको पेंशन मिलेगा? एक मिनट सर, हाँ, एक मिनट सर, पिछले स्लाइड पे हाँ जाइए। बोलिए। इसमें जो है एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत एफसीआई देगी वो नहीं, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे एफसीआई को कोई भी पेंशन फंड से कोई मतलब नहीं है। आप जो 12% आपका जा रहा है ना, वो 12% में देखिए एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन इज डाइवर्टेड। एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रहा है? मैं थर्ड पॉइंट पे बात कर नहीं, रहा हूँ। पहले बताइए ना एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या हुआ। आपका बात हो रहा है कि एम्प्लॉयर्स एफसीआई हो गई हमारे केस में। एम्प्लॉयर्स लिखा है ना, तो एफसीआई होगा ना। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड डाइवर्टेड टू employers contribution 8.33 diverted to the fund of pension scheme and balance। नहीं, ये एफसीआई का जो 12% है, हाँ आपका कुछ नहीं जाएगा, सॉरी गलती हो गया, ये एफसीआई का बात हो रहा है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो 12% है उसमें से 8.33% चल जाएगा पेंशन स्कीम में और उसी का जो रेस्ट अमाउंट है 3.67 ये क्रेडिट हो जाएगा आपके, ठीक है, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक, कहीं पढ़े थे, हमको याद आ गया। अच्छा 12%। थर्ड पॉइंट पे तो क्लियरिटी किए ही नहीं सर, उसमें आप एफसीआई कह रहे थे। एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूट, थर्ड पॉइंट ये भी सुन लिया कि थर्ड पॉइंट पे ज्यादा लोग चर्चा करें, बंद हो जाए। सर वो 8 बजे वाला बैच हमेशा के लिए बंद हो गया क्या? 8 बजे वाला बैच में हम बंद नहीं हुआ है, उसमें बहुत नहीं, पहले पजल के लिए कहा था ना आपने, फिर हाँ, आपने हमें हमेशा के लिए निकाल दिया उससे। बहुत परेशानी हो गया, हमको बहुत सुनना पड़ रहा है, इस कारण से हम इसको अलग ही कर दिए हैं। बाकी आप लोग का रीजनिंग मैथ का क्लास हम अलग से लेंगे, ऐसा नहीं है, बस ये खत्म, बीच बीच में मैथ रीजनिंग आपका चलेगा प्रैक्टिस के लिए। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए ना, क्यों हमको फालतू का आप लोग टेंशन देते हैं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। नहीं सर, पूछते हैं हम तो, मन में कुछ आता है तो पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए, लेकिन बैच तो पता नहीं क्यों इतना वो कर रहा है बैच बंद। सर जब से ना पजल की सर प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी तो नहीं थोड़ा सा हो जाएगा, वो हमें इसमें डाउट है। कल ही है मेरा शेड्यूल बना हुआ है, कल ही है,
कल ही आप लोग का पजल है, निश्चिंत रहिए। ठीक है सर। आप हम क्या बोले, आज का यूट्यूब का वीडियो अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। ईपीएफ सर क्लास की रिकॉर्डिंग तो भेज दिया करिए 8 बजे वाली, सर एक अगर बार वो भी हो जाए तो। सर एक बार चेक तो कर लीजिए सर। सर कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से? एक्सपेक्टेड किसी को याद है उस बार कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन तो सर आए थे। कौन कौन क्वेश्चन था, याद है? एक तो सर ये डेट कुछ आई थी, और बेसिक डी और रिटेनिंग अलाउंस वाला आया था सर ये। जो बताएं अभी। और कुछ? दो क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन और किसी को याद है तो साथ में लिख देते ना, तो पीडीएफ में रह जाता हमेशा। हमको बताइएगा आप लोग याद करके, आप लोग एग्जाम दिए हैं। मेरे पास तो ईपीएफ का क्वेश्चन, हाँ चलिए, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था उसमें एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का डू नॉट कंट्रीब्यूशन होगा। एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन। वही बात है कि एफसीआई कंट्रीब्यूट करेगा आपका 8.33 और 3.67। एम्प्लॉय का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। किसमें? यही आप एफसीआई कह रहे थे ना, इसीलिए मैंने नहीं, हम यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉयर्स की जगह हम इसको बार बार एम्प्लॉय पढ़ रहे थे, वही गलती हो गया। ठीक ठीक ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि कौन पेंशन पाएगा। ठीक है, पेंशन किसको मिलेगा? अगर आप जिंदा हैं तो आपको मिलेगा, नहीं जिंदा है तो आपके नॉमिनी को मिलेगा, सिंपल बात है। फैमिली पेंशन विल बी अवेलेबल टू विडोअर और फॉर लाइफ और अनटिल सी, अगर दूसरा शादी वो नहीं कर लेते हैं तब तक उनको मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अगर आपको कुछ हो जाता है तो। इन एडिशन चिल्ड्रन विल बी इंटाइटल्ड टू पेंशन अप टू 25 ईयर ऑफ देयर एज, मिलते रहेगा 25 साल जब तक वो कंप्लीट नहीं करते हैं। इफ द पर्सन इज अनमैरिड और उसका कोई फैमिली नहीं है तो पेंशन उसके जो भी नॉमिनी जिसका नाम लिखेगा उसको पेंशन मिल जाएगा। चलिए आते हैं इंश्योरेंस, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इसमें भी वही चीज है कि अगर आप प्रोविडेंट फंड लिए तो ये भी आपको फ्री में मिलेगा। अब इसमें क्या है देखिए, पर्पस ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, मतलब कि आप लोग LIC लेते ही होंगे तो जस्ट लाइक वही है कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहा है साथ में। तो एम्प्लॉय ऑलरेडी कवर अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम या एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम, वो ऑलरेडी आप हैं कवर, तो ये भी कवर आपका हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर हैज टू पे, ठीक है, एम्प्लॉयर को पे करना है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0.5% ऑफ टोटल वेजेज ऑफ एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 0.1%। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन किसको करना है, एम्प्लॉयर कौन है आपका? एफसीआई। तो एफसीआई कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना होगा? 0.5% ऑफ टोटल वेज, टोटल वेज का 0.5% वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, उसमें 0.1% एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है ऑफ टोटल वेजेज आर आल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर, वो भी करेगा एफसीआई। आपको कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉय डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट ऑफ दिस स्कीम, आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ टोटल वेज फिर 15,000 सीलिंग हो जाएगी ना? वो भी उतना ही रहेगा चाहे कितना भी आपका सैलरी हो। बिल्कुल। अमाउंट ऑफ क्लेम सर ये अलग से कट, हाँ बोलिए। 0.6% ये अलग से कटेगा? नहीं, ये कटना नहीं है, ये जो 12% जो दिया है ना,
12% FCI दिया है ना, ध्यान से देखिएगा, 12% जो FCI दिया है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0.5% ऑफ टोटल वेजेज ऑफ एम्प्लॉइज। किसका है? एम्प्लॉइज का है, ध्यान से देखिएगा। और ये देना किसको है? एम्प्लॉयर को देना है। आपका जो 15,000 आपका है टोटल वेज है, उसका 0.5% किसको देना है? एम्प्लॉयर यानी FCI को देना आपके केस में। तो आपका 12% के बाद देगा ना ये तो फिर 12% में तो वो तो निकल गया आपका, दोनों में अलग अलग हो गया, ये अलग से देगा 0.5% प्लस 0.1%। सर ये तो डेथ केस में है ना। ये डेथ ही केस में, ओके मतलब ये तो इंश्योरेंस है तो डेथ ही केस है ना, और कोई केस का आगे वही तो बताने ही वाले थे, कितना मिलेगा कैसे मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन, सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन आपको PF अकाउंट में करना, उसके बाद आपका कोई कंट्रीब्यूशन किसी भी में नहीं होगा। चलिए अब अमाउंट ऑफ क्लेम, अगर एम्प्लॉय सर्विस के दौरान मर जाता है तो मैक्सिमम जो उसको बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम वो 7 लाख तक का बेनिफिट है मैक्सिमम। ठीक है, नॉमिनी को मिलेगा या जो लीगल हायर है, जिसको आप हायर करेंगे उसको मिलेगा। ठीक है, अगर सर्विस में है तब। अगर मिनिमम का बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मरने मिनिमम कितना इंश्योरेंस बेनिफिट होगा, तो 2.5 लाख मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होगा? 7 लाख। ठीक है, अब 2.5 लाख इन द केस हिज मेंबर वाज इन कंटिन्यू एम्प्लॉयड फॉर 12 मंथ पीरियड ऑफ हिज डेथ। कम से कम मान के चलिए सर्विस में 12 महीना वो काम कर लिया हो, 1 साल कम से कम काम कर लिया होगा, तब 2.5 लाख मिल जाएगा, तब भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, 1 साल अगर कंप्लीट कर लेता है अपने सर्विस का तो उसको 2.5 लाख मिल जाएगा। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें। Administration of the scheme given under the act done by central board, state board and regional committee। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी अपॉइंटेड एंड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही सब आता है। और इसमें एक स्टेट इंश्योरेंस भी आप लोग को पढ़ना है, वो भी एक दिन पढ़ाएंगे, वो भी लंबा टॉपिक है। EPF तो पढ़ना ही है, एक स्टेट वाला भी पढ़ना है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, EPFO का स्ट्रक्चर क्या है। The act and all its scheme are administered by the tripartite board called Central Board of Trustee, जिसको हम लोग अभी आपको बताए थे। ये कौन बनाता है? ये बनाता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इट हैज रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये तीनों उसमें रहेंगे। सेंट्रल के साथ स्टेट भी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द बोर्ड इज चेयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी पूछ सकता है कि यह बोर्ड का अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑपरेट्स 3 स्कीम, आपको तीनों स्कीम बता चुके हैं। ठीक है, आइए पेनल्टी के बारे में बात करते हैं। फॉर अवॉइडिंग एनी पेमेंट whoever make the cause to be made by false statement or false representation। अगर आप कोई भी पेमेंट, मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन, आप सैलरी तो कट ही जाता है, PF अगर आप बनाए सैलरी तो आपका कट ही जाएगा। गलती कहाँ होगा? गलती होता है किससे? तो गलती होता है आपका जो 12% FCI को देना। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अगर गलती करता है, an employer who contravenes the make the defaulting in the complying with the provision of the payment of inspection charge, administration charge, default of the payment of employee contribution, 1 year imprisonment, 1 साल का सजा है और 10,000 फाइन है। अदर केस में 6 मंथ का सजा है और 5,000 फाइन है। मैक्सिमम सजा 3 साल का हो सकता है अगर कोई भी पेनल्टी लगेगा तो। चलिए सब कहानी खत्म हो गया, अब एक कहानी बचा। क्या बचा? सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन आते हैं। अगर सेक्शन से क्वेश्चन उस बार नहीं पूछा था हमको जहां तक पता है, लेकिन फिर भी हम लोग सेक्शन छोड़ेंगे नहीं। सेक्शन में पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल पता है, दूसरा सेक्शन डिफिनेशन, तीसरा सेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चौथा सेक्शन पावर टू अप्लाई एक्ट, चौथा में ही
पावर टू ऐड द शेड्यूल 1, ये भी पूछ सकता है शेड्यूल 1 का चर्चा कौन सा सेक्शन में, तो सेक्शन 4 में ही है शेड्यूल 1, ठीक है। सेक्शन 5 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, सेक्शन 5A में सेंट्रल बोर्ड है, सेक्शन 5AA में एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल 5B में स्टेट बोर्ड है, 5C में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ठीक है, और 5D में ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है। उसके बाद 5D में भी 5DD में आप लोग का है 5DD में एक्ट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड और इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। प्रोसीडिंग अगर पूछेगा सेंट्रल बोर्ड का तो कौन से सेक्शन में, 5DD। ओहो 5DD। जितना बता दिए उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक्ट से अगर आता है तो एक्ट से तो इस बार तो नहीं आया था। एक्ट ऐसा चीज है जहाँ पे टेंशन तो लगा ही रहेगा, याद तो होगा नहीं, कितना एक्ट आदमी याद करेगा। 9 एक्ट है सर, और किसी में 35-40 से कम जो है सेक्शंस नहीं है, नहीं कितने नहीं, याद रहेंगे? इसी में 100 वाले भी। इसी में कम है, 35-40 इसमें नहीं है। चलिए डेलीगेशन 5E में है, कंट्रीब्यूशन एंड मैटर विच भी, ये सब कुछ नहीं पूछना है। हाँ जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है जो है हम बता दे रहे हैं। बाकी पूछेगा तो बेवकूफ है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं, उससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है। चलिए 7O में 7O में डिपॉजिट ऑफ अमाउंट, ड्यू अमाउंट का डिपॉजिट है, ठीक है। उसके बाद हाँ 7Q में इंटरेस्ट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर है। उसके बाद फालतू है ये सब। उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं, हम दे देंगे PDF, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। इम्पोर्टेंट हालांकि हम पहले ही बता दिए सारा। एक्ट में 4-5 ही इसमें हमको लगा इम्पोर्टेंट है, तीनों स्कीम का एक्ट देख लीजिएगा। 14 में पेनल्टी है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर, ये एक हो जाएगा। बस एक ट्रांसफर ऑफ अकाउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुनते होंगे ना, 10A फॉर्म भर लीजिएगा, 17 भर लीजिएगा, ये सब कहाँ से आता है पता है? एक्ट में ही ये सारा मेंशन होता है। अगर आप देखिएगा ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स है तो 17A बोला जाएगा या 17 बोला जाएगा, फॉर्म भर लो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट जहाँ दो जगह आप काम किए हैं उसको एक अकाउंट में कन्वर्ट करना है, पैसा निकालना है, उस केस में आपको बोला जाएगा 17A भर लीजिए। तो ये सब एक्ट में ही आ जाता है, ठीक है। अब 17B में बताया गया लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और तो इसमें बस कल पढ़ाना है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, इसी में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी है तो वो तो कल पढ़ाएंगे। कल पहले थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखते हैं रीजनिंग के बाद समय बचेगा तो उसको पढ़ा देंगे। नहीं तो कल रीजनिंग का पजल करने के बाद इसका MCQ है, 30-35 MCQ बनाए हैं, तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, कल इसका MCQ करा देंगे। और पजल अब एक काम करते हैं, पजल आप लोग को हम भेज देते हैं, ठीक, कल भेज देंगे बना के, आप लोग पजल बनाइए। थोड़ा सा टफेस्ट लेवल है क्योंकि आप लोग का बैच 1 में थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा,
आप लोग उसको बनाइए, और जो नहीं बनेगा आंसर नहीं देंगे हम, जो नहीं बनेगा वो हमसे कल पूछ लीजिएगा, तो समय भी बचेगा, काम भी उतना ही होगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, कोशिश करेंगे कम से कम 10 पजल देंगे हम, कम से कम 10 पजल तो देंगे, सभी लेवल का देंगे, सभी टाइप का देंगे। 10 पजल आपको बनाना है, और 10 पजल में से कम से कम 3-4 तो नहीं बनेगा, तो हमको ही पता है अगर हम देंगे तो। कब सर? आज ही अभी देंगे? अभी तो नहीं, 10 बज गया, बनाने में तो समय लगेगा, कल दे देंगे, मॉर्निंग में ही दे देंगे, आप लोग के पास समय रहेगा कल बनाने का। ठीक है सर जरा भी समय नहीं था, आजकल ऑफिस में प्रोक्योरमेंट चल रहा है ना, इसलिए तो होमवर्क भी देख रहे हैं बंद किए हुए हैं। होमवर्क से कुछ कर ही नहीं पा रहे। अभी तो आया हूँ, मैं लेट आया हूँ, तो लेट में क्लास ज्वाइन किया। कोई नहीं, अभी अभी तो समय है आप लोगों के पास। चलिए मॉक टेस्ट सब लोग सर ने नोटिफिकेशन कोई आइडिया है कुछ भी? अरे सर नोटिफिकेशन अभी मत पूछिए, अभी आराम से पढ़िए ना। जिस दिन मॉक टेस्ट में नंबर आना, पेपर 1 में जिस दिन 45 नंबर आएगा उस दिन बोलिएगा कि सर अब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, मेरा तैयारी हो गया। तैयार रहिएगा तब ना युद्ध जीतिएगा, अभी नहीं है, आने दीजिए, आपको भी क्या दिक्कत है। प्रमोशन ही ना लेना है, 3 महीना बाद ही लेंगे, लेकिन लेंगे, दिमाग में होना सर चाहिए। पढ़ाई अभी स्टार्ट किए, मॉक टेस्ट देने लगे, अभी तो कुछ आता भी नहीं है उसमें, 50% तो आता नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 50% नहीं आता है, बस 15 दिन में 50% आ जाएगा। मैथ रीजनिंग में समय कितना लगता है, मुश्किल से लगेगा तो मैथ में 3 चैप्टर हो गया है, हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है सर ऐसा है क्या, मतलब बैच 2 में बैच 1 नहीं है और बैच 1 में बैच 2 भी है? मतलब हम सही तरह से अलग अलग नहीं हुए क्या? सही तो लक्ष्य से ये जो पार्ट है पेपर 2 का जो पार्ट है वो सबको करना है, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है। अच्छा। सर एक चीज पूछना था, अभी आप जैसे साइलो थोड़ा सा करवाए थे, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं करवाया सर? जो बिल्कुल कुछ नहीं किए थे उनके लिए तो बात उतने में नहीं बन पाएगी। तो साइलो अभी देखिए, साइलो कराने के बाद हम क्या किए हैं आप लोग का 8 से 9, साइलो कराने के बाद हम मैथ करवाएं, तो जी लगातार रीजनिंग नहीं ना कर सकते हैं। साइलो करवाएं, साइलो का एक दिन क्वेश्चन बनवा दिए, फिर मैथ 2 चैप्टर खत्म किए, फिर रीजनिंग में घुसेंगे तो साइलो से रीजनिंग में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट किए, साइलो जब तक अभी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम नया चैप्टर स्टार्ट कैसे करेंगे। साइलो लंबा चैप्टर है, वो 10 दिन भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक वो ठीक। नहीं सोचिएगा, अभी अब 2 चैप्टर मैथ खत्म हो गया, CISIH खत्म हो गया, तो फिर अब रीजनिंग पे आएंगे जैसे तो फिर हाँ निश्चिंत सर, रहिए। रीजनिंग में सर जैसे मैं तो बाद में ज्वाइन किया था, तो अच्छे से पजल ही हुआ है सर। हम हम क्या बोले ना, सर आप बस पढ़िए ना, बस उसके बाद ब्लड टेस्ट भी करा दो सर एक बार, हम करवाएंगे सर। ब्लड डोनेशन नहीं कराए हमको पता है सर, निश्चित रहिए। क्वेश्चन आता है पर सर उसमें दिक्कत होएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड